1950 के दशक की बात है। चीन की राजधानी बीजिंग शहर के गुमनाम रेलवे स्टेशन पर रोज एक अजीब नज़ारा दिखाई देता। कुछ लोग सुबह सुबह स्टेशन आते, शाम तक रुकते और फिर वापस चले जाते। इन्हें इंतज़ार था एक ख़ास ट्रेन का जो मॉस्को से आने वाली थी और उसमें आने वाला था एक ख़ास तोहफा। एक ऐसा तोहफा जिसके लिए माओ ने अपने इंजीनियर्स को एक ख़ास संदेश भी दिया था कि तोहफा आएगा, पहले रेगुलर स्क्रिप्ट में लिखना और फिर कर्सिव में। इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी जानिए कि माओ के लड़के इंतज़ार ही करते रह गए, तोहफा नहीं आया। फिर एक दिन मॉस्को से एक चिट्ठी आई। सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने चिट्ठी में जो संदेश दिया उसका मतलब साफ था कि तोहफा क्या, रैपिंग पेपर भी नहीं आएगा। माओ के लिए धोखा था। उन्होंने ठाना कि जो तोहफा नहीं आया अब उसे चीन बनाएगा। जब बनकर तैयार हुआ, धोखे की याद में उसे खास नाम दिया गया 596, यानी साल 59, छठा महीना। ये नाम था चीन के पहले परमाणु बम का और रखा गया था उस तारीख पर जब क्रुश्चेव की चिट्ठी आई थी, 20 जून 1959। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लला, जिसमें आज जानेंगे चीन के परमाणु शक्ति बनने की कहानी। उन्नीस 1946 में माओ से तुंग ने एक अमेरिकी पत्रकार से कहा था, एटम बम एक कागजी शेर है जिससे अमेरिकी लोग दूसरों को डराते हैं। अब माओ का लॉजिक यहाँ सिंपल था, दुनिया में असली ताकत लोगों की होती है, हथियारों की नहीं। अब ये जो बात है, जो माओ का लॉजिक है, सुनने में बहुत रेवोल्यूशनरी लगेगा, लेकिन परमाणु हथियारों के बाद क्रांति के मायने ही बदल गए। परमाणु हथियारों की ईजाद के कुछ ही सालों में दुनिया बदलने लगी और चीन भी बदला। 1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर कब्जा कर लिया। अब वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक देश के शासक हो गए। शासक बनने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें जाकर समझ आया कि जिसे वो कागजी शेर समझ रहे हैं उसके दांत असली हैं। अब माओ ऐसे व्यक्ति थे जो जल्दी अपनी ओपिनियन चेंज नहीं किया करते थे। तो फिर माओ को एहसास हुआ कैसे? ये हुआ कोरिया के जंग में। 1950 का साल था। नॉर्थ और साउथ कोरिया में जंग छिड़ी। अमेरिका ने साउथ कोरिया का साथ दिया और चीन सोवियत संघ के साथ नॉर्थ कोरिया के पाले में उतरा। माओ ने अपनी फौज को चाइनीज पीपल्स वॉलंटियर का नाम देकर जंग में भेजा। उनका मकसद था कोरिया में कम्युनिस्ट सत्ता लाना और अमेरिकी फौज को अपनी सीमा से दूर रखना। लेकिन जंग के मैदान में जो कुछ हुआ उसने चीन के फौजी कमांडर्स को झटका दिया। एक तरफ चीन के सैनिक थे, बहादुर, जोशीले, लेकिन इनके पास हथियार पुराने थे, और दूसरी तरफ थी अमेरिकी फौज जिसके पास थी दुनिया की कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खासकर यूएस एयरफोर्स। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स आसमान से आग बरसा देते थे और चीन की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस युद्ध में चीनी फौजियों को पहली बार समझ में आया कि बहादुरी भर से जंग नहीं जीती जा सकती, मॉडर्न हथियार भी जरूरी हैं। कोरिया युद्ध की शुरुआत में ये बात साफ हो गई थी। हालांकि ये बस ट्रेलर था। 1952 के आखिर में ड्वाइट आइजनहावर यूएस प्रेसिडेंट बने। कोरिया की जंग लंबी हो रही थी। आइजनहावर का वादा था कि लड़ाई को अब मैं ख़त्म करवा दूंगा। उन्होंने अपना तरीका भी साफ किया, खुले तौर में नहीं, हिंट्स में। अमेरिकी अखबारों में खबरें छपने लगी कि अगर चीन शांति समझौते के लिए नहीं मानता है तो अमेरिका एक छोटे न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। अभी सिर्फ कोरी धमकी नहीं थी। आइजनहावर ने बाद में अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने चीन को यह मैसेज भिजवाया था कि अगर बात नहीं बनी तो हम अपने हथियारों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं रखेंगे। न्यूक्लियर हथियारों का असर दुनिया देख चुकी थी हिरोशिमा में, नागासाकी में। लिहाजा बाहर से चीन कहता रहा कि वो इस ब्लैकमेलिंग से डरता नहीं, लेकिन साथ ही चीन ने न्यूक्लियर शेल्टर्स बनाने शुरू किए। पहाड़ों के अंदर गहरी खाइयां खोदी गईं। अब किस्मत से कोरिया के युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। जंग 1953 में खत्म हो गई, लेकिन एक बात साफ हो गई कि न्यूक्लियर हमले का खतरा कभी भी सिर उठा सकता था। माओ का जो कागजी शेर था अब लोहे का बनने लगा और उसके पंजे चीन की तरफ थे। जंग खत्म होने के बाद यूएस रुका भी नहीं, क्योंकि अक्टूबर 1953 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक टॉप सीक्रेट रेजोल्यूशन पास किया, NSC 162/2। इसमें साफ लिखा था कि अगर जंग होती है तो अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों को बाकी हथियारों की तरह ही इस्तेमाल के लिए अवेलेबल मानेगा।
अब ये पॉलिसी बन रही है तो सिर्फ सोवियत यूनियन के लिए तो बन नहीं रही है, चीन भी उसका बड़ा टारगेट था। उस दौर के अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी चीन की ताकत को कम करने की थी और इसमें ताइवान एक बड़ा मोहरा था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के जीतने के बाद जो पुरानी नेशनलिस्ट सरकार के नेता थे चांग काई शेक, वो भागकर ताइवान चले गए थे। फॉर्मोसा द्वीप पर देश का नाम ताइवान पड़ा। अमेरिका इन्हें सपोर्ट करता था। 1954 आते आते अमेरिका और ताइवान के बीच एक डिफेंस ट्रीटी यानी सुरक्षा संधि की बात होने लगी। अब इसका मतलब ये निकला कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो यूएस जंग में कूद पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक तरफ कोरिया, दूसरी तरफ वियतनाम और अब ताइवान। चीन को लगा कि अमेरिका उसे 3 तरफ से घेर कर युद्ध की धमकी दे रहा है, तो चीन ने जवाब दिया। जुलाई 1954 में चीन के अखबारों में नारे छपे कि हमें ताइवान को आज़ाद कराना है, और फिर सितंबर में चीन की तोपों ने ताइवान के कंट्रोल वाले कुछ छोटे द्वीपों पर गोले बरसाने शुरू भी किए। इससे ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहा गया। यूएस भड़क गया। उसने अपने 7वें बेड़े को, जो 7th फ्लीट थी, उसे अलर्ट पर डाला। माहौल ऐसा बन गया जैसे जंग बस शुरू हो जाएगी, और इस पूरे संकट के दौरान अमेरिका ने बार बार न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी। अब उसको लगा कि चीन डरेगा, लेकिन डरने के बजाय चीन कुछ और ही सोच रहा था। उसका रिजॉल्व मजबूत हो रहा था। वो देख रहा था कि हर संकट में, चाहे कोरिया संकट हो या ताइवान, यूएस एटम बम का डर जरूर दिखाता है। आज ये धमकियां छोटे द्वीपों के लिए हैं, कल सीधे चाइनीज मेनलैंड के लिए भी हो सकती हैं। तब चीन को सोवियत यूनियन से मदद का भरोसा था, क्योंकि 1950 में चीन और सोवियत संघ के बीच एक संधि हुई थी। लेकिन क्या सोवियत यूनियन चीन की खातिर अमेरिका से न्यूक्लियर जंग का रिस्क लेता? इस सवाल का जवाब शायद ना में ही था, और इस ना का मतलब चीन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि अपना खुद का न्यूक्लियर डिवाइस बनाए, खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब। 15 जनवरी 1955 बीजिंग में माओ त्से-तुंग ने एक खास मीटिंग बुलाई। मीटिंग में चीन के सबसे बड़े नेता तो थे ही, लेकिन उनके साथ थे 2 साइंटिस्ट, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक भूविज्ञानी, जियोलॉजिस्ट। इन सब के सामने कमरे में टेबल पर एक पत्थर का मामूली सा टुकड़ा रखा गया। साइंटिस्ट ने एक मशीन उठाई जिसे गाइगर काउंटर कहते हैं, और उसे पत्थर के वो पास ले गए। कमरे की खामोशी एक आवाज़ से टूटी, टिक 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 टिक। कम्युनिस्ट पार्टी के वो नेता जिन्होंने तोप और बंदूकों के दम पर जंग जीती थी, बहादुरी से जीती थी, हैरान रह गए। एक एक करके सब ने उस मशीन को कान से लगाया, और वो सब बच्चों की तरह मुस्कुराए। ये खुशी की मुस्कुराहट थी, क्योंकि ये पत्थर था यूरेनियम, परमाणु बम की कुंजी। जनवरी 1955 में हुई मीटिंग में माओ ने तय किया कि चीन को तुरंत न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना होगा। इस प्रोजेक्ट को कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट 02। प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए चीन के पास 2 रास्ते थे। पहला, अपने समाजवादी भाई सोवियत यूनियन से मदद मांगो। दूसरा, खुद अपने दम पर सब कुछ खड़ा करो। माओ ने दोनों रास्तों पर एक साथ चलने का फैसला किया। मीटिंग के ठीक 2 दिन बाद 17 जनवरी 1955 को सोवियत यूनियन ने ऐलान किया कि वो चीन को एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर और देगा। चीन जानता था कि उसका मकसद केवल शांतिपूर्ण इस्तेमाल नहीं था, लेकिन उसने इस मदद को फौरन कबूल किया। इसी के साथ चीन ने अपने सबसे काबिल साइंटिस्ट को इकट्ठा भी करना शुरू किया, और इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक खास ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका नाम जानबूझकर बहुत बोरिंग रखा गया, ब्यूरो ऑफ आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी। अब नाम से लगता है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखने वाला संस्थान होगा, लेकिन असल में इसका मिशन था चीन के न्यूक्लियर इंडस्ट्री की नींव रखना, फैक्ट्रीज के लिए जगह खोजना, रिएक्टर बनाना वगैरह वगैरह। फैसला हो गया था, कोड नेम तय हो गया था, साइंटिस्ट की टीम बन रही थी और सीक्रेट एजेंसीज काम पर लग गई थी। लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी भी बचा था। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का जखीरा चाहिए था, जिसके लिए कोई और देश मदद नहीं करने वाला था। इसलिए तय हुआ कि खुदाई होगी। चीन जैसे विशाल देश में यूरेनियम की खोज होगी, भूसे के ढेर में सुई खोजी जाएगी। चीन की विशाल जमीन में यूरेनियम कहाँ दबा है, चीन के वैज्ञानिकों को यह पता करने के लिए मदद चाहिए थी। यहाँ भी सोवियत यूनियन आगे आया। जनवरी 1955 में दोनों देशों के बीच यूरेनियम की खोज के लिए एक सीक्रेट समझौता हुआ। मॉस्को से एक्सपर्ट्स की टीम आई। उन्होंने चीन के जियोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी, नए औजार दिए, और काम शुरू हुआ। पूरे देश में हजारों लोगों की टीम्स भेजी गई, और इन टीम को कोड नंबर भी दिए गए, जैसे टीम 309, टीम 519। सोवियत एक्सपर्ट्स ने एक सख्त हिदायत दी
कि यूरेनियम की खोज करनी है तो सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर वाले इलाके में करनी है। ग्रेनाइट जैसी मजबूत चट्टानों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। सबने बात गांठ ली। लेकिन टीम 309 का एक जियोलॉजिस्ट था, लुओ पेंगफेई। 1957 के पतझड़ में वो अपनी टीम के साथ दक्षिण चीन के नानलिंग पहाड़ों में भटक रहा था। दिन बीत रहे थे, हाथ में कुछ आ नहीं रहा था। एक दिन भटकते भटकते उसकी टीम एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जो पूरी तरह से ग्रेनाइट की चट्टानों से भरा था। तभी अचानक मशीनें जोर जोर से आवाज करने लगी, गीगर काउंटर। और आवाज क्यों कर रही थी? क्योंकि उन्हें मिल गया था यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार। जब ये खबर ऊपर पहुंची तो लुओ को शाबाशी नहीं, डांट पड़ी। एक सोवियत एक्सपर्ट ने उसे बुरी तरह फटकारा कि तुम्हें तो बलुआ पत्थर खोजने को कहा था, तुम ग्रेनाइट के एरिया में कर क्या रहे थे? अगर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से काम का नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? लुओ के चीनी बॉस ने भी उसे तुरंत ग्रेनाइट वाला इलाका छोड़ने का ही हुक्म दिया। लेकिन यह खबर जब बीजिंग में बैठे बड़े नेताओं तक पहुंची तो उन्होंने अपने जियोलॉजिस्ट पर भरोसा किया और उसी ग्रेनाइट की चट्टान में चीन की पहली यूरेनियम खदान की शुरुआत भी की। ये न्यूक्लियर पावर बनने की प्रोसेस में पहला स्टेप था चीन का। खदान मिलने के बाद बारी थी यूरेनियम ओर निकालने की। अब ये प्रोसेस था लंबा और चीन के पास इतना वक्त नहीं था। तब चीन की सरकार ने अपनी जनता की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। माओ 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का दौर था और पूरे देश में एक नारा गूंजा कि पूरा देश मिलकर यूरेनियम की खुदाई करेगा। दुनिया के इतिहास में शायद सबसे अनोखी घटना थी। सरकार ने जब हजारों किसानों और आम लोगों के हाथों में गैगर काउंटर थमा दिए, छोटी छिछली खदानों से यूरेनियम और निकालना सिखाया गया। किसानों ने देसी भट्टियों में, पुआल की झोपड़ियों के नीचे बड़े बड़े बर्तनों में एसिड मिलाकर यूरेनियम को साफ करना शुरू किया। अब ये तरीका बहुत खतरनाक था, इसमें बहुत सारा यूरेनियम बर्बाद भी हुआ। लेकिन इसी देसी तरीके से चीन ने अपने पहले एटम बम के लिए शुरुआती 150 टन यूरेनियम कॉन्सेंट्रेट तैयार किया और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इससे आगे का रास्ता और मुश्किल था। अब कठिनाई जो थी वो केवल तकनीक की नहीं थी। माओ की नीतियां देश को भुखमरी की कगार पर ले आई थी। भूख से तड़पते एक देश को न्यूक्लियर हथियार बनाने को मजबूर किया जा रहा था। 12.5 किलो चावल, 100 ग्राम तेल और 250 ग्राम सुअर का मीट, पोर्क। ये लिस्ट है चीन के खदानों में काम करने वाले मजदूरों के एक महीने की राशन की। 1959 से 1962 3 साल तक चीन में भयानक अकाल पड़ा। इंसानी इतिहास की सबसे भयानक भुखमरी, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। इस हाल में भी यूरेनियम के खदान में मजदूर पुराने ही औजारों से मलेरिया से लड़ते हुए खुदाई में लगे रहे। और यह कहानी सिर्फ एक खदान की नहीं थी। पूरे चीन में लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट, रेगिस्तान में फैक्ट्रीज बनाने वाले इंजीनियर, सब इसी हाल में थे। देश भूखा मर रहा था और उसके सबसे काबिल लोग अपनी पूरी ताकत एक हथियार बनाने में झोंक रहे थे। इसी समय चीन के सामने एक और बड़ा संकट आया। 1960 की गर्मियों में सोवियत यूनियन के सारे एक्सपर्ट्स जो चीन की मदद कर रहे थे अचानक लौट गए। क्यों? वजह थी सोवियत संघ और चीन में बढ़ती तकरार, जिसके अपने कई कारण थे। पहला कारण माओ त्से-तुंग और निकिता क्रुश्चेव की आपसी टक्कर। माओ कहा करते थे कि अगर न्यूक्लियर जंग में आधी दुनिया मर भी गई तो बाकी आधी दुनिया में तो कम्युनिज्म आ जाएगा। ऐसी बातों से क्रुश्चेव को लगता था कि माओ परमाणु युद्ध की गंभीरता को समझते नहीं, उन्हें यह सब मजाक लगता है और क्रुश्चेव को यह बात अखरती थी। दूसरी वजह, 1958 में सोवियत यूनियन ने चीन में अपनी नौसेना के लिए एक रेडियो स्टेशन बनाने और एक जॉइंट नेवल बेस बनाने का प्रस्ताव रखा। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान लिया और साफ इनकार किया और क्रुश्चेव को यह बात भी चुभी। ताबूत की आखिरी कील बनी अमेरिका के साथ हुई एक डील। 1959 तक सोवियत यूनियन अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी NTBT पर बातचीत कर रहा था। अब क्रुश्चेव को लगा कि एक तरफ अमेरिका से शांति की बात करना और दूसरी तरफ चीन को बम बनाने में मदद देना, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, नहीं चलने चाहिए। इन्हीं कारणों के चलते 20 जून 1959 को क्रुश्चेव ने चीन को वो मशहूर चिट्ठी लिखी थी जिसकी बात हमने एकदम शुरुआत में की। सोवियत संघ ने न्यूक्लियर पुर्जे देने से इनकार किया और अगस्त 1960 तक सारे सोवियत एक्सपर्ट्स जो मदद कर रहे थे चीन की, वो भी चीन छोड़कर अपने मुल्क वापस लौट गए। अब चीन बिल्कुल अकेला रह गया और उसके पास एक ही रास्ता बचा, एकला चलो। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि माओ अपने इंजीनियर से एक बात कहते थे कि पहले रेगुलर स्क्रिप्ट में लिखो, फिर कर्सिव में लिखना। मतलब था कि पहले सोवियत जो सिखा रहे हैं उसकी हूबहू नकल करो, सीखो, अपनी अकल मत लगाओ।
और उसके बाद जब सीख जाओ फिर कर्सिव का समय आएगा, लेकिन अब सिखाने वाले ही चले गए थे, अब क्या करें। तब एक इंजीनियर ने सुझाया कि सोवियत तरीका बहुत जटिल और बहुत धीमा है, हमें अपना देसी तरीका अपनाना होगा। बाकी लोग डर गए। उन्होंने माओ का हुक्म याद दिलाया कि हमें सिर्फ रेगुलर स्क्रिप्ट में लिखने का ऑर्डर है, लेकिन इंजीनियर डरा नहीं और उसने कहा कि अब हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, कर्सिव में लिखने का वक्त भी आ गया है। और फिर चीन ने कर्सिव में लिखा, यानी जुगाड़ और मेहनत से काम लिया। 1960 में रिश्ते पूरी तरह से खराब होने से पहले ही दोनों देशों में दरारें पड़ने लगी थी। सोवियत एक्सपर्ट्स बहाना बनाने लगे। किस्सा है कि एक बार सोवियत यूनियन के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए तैयार हो रही फैक्ट्री में इक्विपमेंट लगाने से मना कर दिया, मशीन नहीं लगाएंगे। कारण पूछा तो कहते हैं वर्कशॉप में बहुत धूल है। तब फैक्ट्री के डायरेक्टर जो कभी फौजी हुआ करते थे उन्होंने 1400 मजदूरों से रात भर सफाई करवाई और अगले ही दिन फैक्ट्री को शीशे की माफिक चमका कर दिया। चीन के न्यूक्लियर बम का डिजाइन रेगिस्तान में एक ऐसी जगह तैयार हो रहा था जिसे 9th अकेडमी कहते थे। 1960 में जब सोवियत एक्सपर्ट्स गए वो अपने सारे डिजाइन और दस्तावेज फाड़कर फेंक गए थे। तब चीन के टॉप वैज्ञानिकों ने फटे हुए कागज के टुकड़ों को जोड़ने का काम किया और उन्हीं कतरनों के बीच उन्होंने बम के डिजाइन के कुछ अहम सुराग ढूंढ भी लिए। ऐसे ही कई और मिसालें, कई और किस्से हैं। जिस काम के लिए खास विदेशी मेटल अलॉय चाहिए थे वो काम देसी तांबे के पाइप पर निकल की परत चढ़ाकर किया गया। जिस हिस्से को बनाने में सोवियत प्लान के हिसाब से सालों लगते उसे चीन के इंजीनियर्स ने कुछ ही महीनों में अपने तरीके से खड़ा किया। अभी आसान नहीं था, काम जानलेवा था। केमिकल इतने खतरनाक थे कि फैक्ट्री के अंदर तेजाब की धुंध और धूल भरी रहती। एक रिपोर्टर ने लिखा कि वर्कर जब अपनी ड्यूटी के बाद मास्क उतारते तो उनकी नाक और नथुने हरे हो चुके होते थे। तमाम दिक्कतों के बावजूद चीन ने न्यूक्लियर बम बनाने की हर स्टेज को पार किया, बावजूद इसके कि उन्हें सोवियत संघ से अब कोई हेल्प मिल नहीं रही थी। अगस्त 1964 चीन का पहला एटम बम 596 बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब बस बची थी टेस्टिंग, और टेस्टिंग के लिए चुना गया लोप नूर को। चीन के शिनजियांग प्रांत में पड़ने वाला एक विशाल रेगिस्तान हजारों सालों पहले जहां से सिल्क रूट गुजरा करता था। अब ये चीन का न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था। लोप नूर तक बम को 2 हिस्सों में भेजा गया। न्यूक्लियर कोर हवाई जहाज से भेजा गया, जबकि बाकी का हिस्सा एक स्पेशल ट्रेन में। इन्हें लोप नूर में जोड़कर रेगिस्तान के बीचों बीच 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे एक स्टील के ऊपर रख दिया गया। उस जमाने में एटमॉस्फेरिक टेस्ट हुआ करते थे, बाद में ज़मीन के अंदर करने लगे। टेस्टिंग से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है। टेस्ट की तैयारियों के दौरान ये इंश्योर किया जाना था कि आसपास कोई आबादी ना हो, लेकिन टेस्ट से कुछ दिन पहले न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास जो सर्विलेंस इमेजेस ली जा रही थी उसमें कुछ इंसानी हरकत दिख गई। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें वहाँ 200 से ज़्यादा लोगों का एक झुंड मिला जो छुप कर रह रहे थे। क्यों? दरअसल 1949 में जब माओ की कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच जंग खत्म हुई तो कुओमिंतांग के कई सैनिक रेगिस्तान में जाकर छिपे। कुओमिंतांग तो ताइवान चली गई, लेकिन ये लोग यहीं रह गए लोप नूर रेगिस्तान में। वहाँ मिले ये 200 से ज़्यादा लोग कुओमिंतांग के पुराने सैनिक थे जो 15 सालों से दुनिया से छिपकर रेगिस्तान में रह रहे थे। इन्हें वहाँ से हटाया गया और इसके बाद आई टेस्ट की तारीख 16 अक्टूबर 1964 दोपहर 3 बजे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1, 0। जोर का धमाका हुआ और धमाके के कुछ ही सेकंड बाद 70 किलोमीटर दूर कमांड पोस्ट में बैठे कमांडर ने बीजिंग फ़ोन मिला दिया। लाइन पर थे चीन के प्रीमियर जाओ एनलाई। एनलाई ने कहा कि चेयरमैन माओ ने निर्देश दिया है कि एक बार फिर से पुष्टि करो कि ये सच में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट ही था, ताकि विदेशियों को यकीन दिलाया जा सके। माओ का सवाल ये नहीं था कि बम कितना शक्तिशाली था या टेस्ट कितना सफल रहा। उनका सवाल था कि क्या दुनिया मानेगी कि हम न्यूक्लियर पार हैं। न्यूक्लियर हथियार को लेकर शुरुआत से माओ की मंशा यही थी। वो चाहते थे कि अमेरिका और सोवियत संघ चीन को गंभीरता से ले। ऐसा ही हुआ भी और चीन को फिर गंभीरता से ही लिया गया। चीन के परमाणु शक्ति बनने के बाद चीन की अहमियत बढ़ती गई। अमेरिका को चीन से डायरेक्टली बात करनी पड़ी और कुछ ही साल बाद पिंग पोंग डिप्लोमेसी का दौर भी शुरू हुआ और अमेरिका ने चीन को आधिकारिक मान्यता भी दे दी। और आज चीन इसी अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। परमाणु शक्ति को माओ कभी कागज़ का शेर कहा करते थे। आज उनका देश चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। इसी के साथ कमल का लिखा और आनंद का रिकॉर्ड किया ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।